नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बड़ी खबर, पेरिस में ब्लैक फ्राइडे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पेरिस बीती शाम अपनी रफ्तार से चल रहा था, अपनी धुन में दौड़ रहा था, लेकिन इसी दौरान पेरिस ने झेला है एक बड़ा आतंकी हमला। कॉन्सर्ट में लोग मौजूद थे, रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने। फुटबॉल स्टेडियम में नेशनल टीम जर्मनी के साथ मैच खेल रही थी। हजारों लोग मैच देख रहे थे। एहसास तक नहीं था किसी को कि दहशत की एक बड़ी दस्तक इस मुल्क को झकझोरने वाली है। लेकिन बड़ा आतंकी हमला पेरिस पर हुआ। इस हमले की पहली दस्तक तब सुनाई दी जब जर्मनी और फ्रांस की टीम नेशनल स्टेडियम में मैच खेल रही थी और उसी दौरान अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। एक बार तो मानो ऐसा लगा जैसे मैदान के बाहर पटाखे छूट रहे हों, लेकिन ये पता चलने में देर नहीं लगी कि ये पटाखे फटने की आवाज नहीं, बल्कि एक आतंकी हमला पेरिस पर किया गया है, पेरिस के लोगों पर किया गया है। फौरन सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं और स्टेडियम में सबसे पहले राष्ट्रपति ओलांदे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तमाम कोशिशें वहां की गई। उसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी कोशिशें की। चंद पलों में स्टेडियम में मौजूद लोगों को इस अनहोनी का एहसास हो चुका था और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी ये बड़ी चुनौती थी कि आखिर कैसे हजारों लोगों को एक साथ स्टेडियम से ऐसे नाजुक वक्त में बाहर निकाला जाए। यह हमला पेरिस में हुआ है, लेकिन इस हमले के लिए पेरिस को क्यों चुना गया? आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी की ली और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी, पेरिस को चुना आईएसआईएस ने हमले के लिए, क्या वजह रही, खास तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में कि पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट का एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है जिसमें करीब 190 देश भी हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, इसका अगर टाइमिंग देखें तो एक वर्ल्ड वाइड मैसेज भेजने की कोशिश हुई है। और दूसरी चीज़, आप वो चार्ली एब्डो का भी इंसिडेंट हुआ था, आप सबको मालूम है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि यह जो वेस्ट एशिया इस तरीके से डिस्टेबलाइज्ड है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ रेफ्यूजीज़ डिस्टेबलाइजेशन के कारण जनरेट हो रहे हैं और तमाम यूरोपियन देशों में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इट्स अ ह्यूमंगस ह्यूमन ट्रेजिडी। तो और इसी डिस्टेबलाइजेशन का एक पहलू ये था कि वो रशियन विमान की दुर्घटना हुई। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वो भी एक अटैक कहिए या ये किसी मिसाइल के द्वारा उसको गिराया गया या अंदर से एक्सप्लोजन था उसमें, लेकिन वो भी एक हादसे का वो नेचुरल कोई डिज़ास्टर नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए। फिर ये फ्रेंच का जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है वो पर्शियन गल्फ में मूव कर चुका है। तो एक बहुत बड़ी ये लड़ाई चल रही है वहाँ पर। और मैं अब नहीं मानता कि ये आईएसआईएस का इसमें हाथ है। चाहे वो बड़ा आसान है वो कि कोई कह रहे हैं कि वो ओन अप कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है और कई लोग मुझसे ये सहमत शायद ना रखें, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि आईएसआईएस एक्चुअली में कुछ वेस्टर्न देशों का ही प्रोजेक्ट है। और जब से रशियंस ने वहाँ पे इंटरवीन किया है तो उन्होंने दे हैव कॉल्ड द ब्लफ। और पिछले 7 दिनों में मैंने सुना है कि आईएसआईएस ने रशियंस ने पूरे आईएसआईएस को तकरीबन डेसिमेट कर दिया है। तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए। ये डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस का जो जड़ जो है वो है। लेकिन इसी जिस डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि जो अलग अलग पॉलिसी हम देखते हैं कि इस हमलों से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए हर देश की अलग अलग एक समस्या है या अलग अलग एक पॉलिसी है। ये कंफ्यूजन का स्टेट क्यों है, इस पर भी हम आगे आपसे रिएक्शन में लूंगी, बात करूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पेरिस से वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत कौर जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। हरप्रीत जी, अभी इस हमले को लेकर क्या कुछ और ताज़ा जानकारी आपके पास मौजूद है? सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ आप बांटें। हाँ जी, जे ना रात को 10 बजे के करीब ये आतंकी हमला हुआ है। स्टाड दू फ्रांस स्टेडियम में है जहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा था, जर्मनी का और फ्रांस का। और उसमें उस समय वहाँ पर फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रांसवा हॉलैंड, वो भी मौजूद थे और उस टाइम पर बम ब्लास्ट हुए हैं। और उस स्टड के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर हैं,
वहां पर 7 जगह पर हमला हुआ है, जिसमें 160 लोग मारे जा जी, चुके हैं। अभी ताजा और हालात अभी क्या है वहाँ पर? ताजा हालात ये है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्रांस को आने वाले सब रास्ते जो हैं सील कर दिए गए हैं और पुलिस ने बहुत चौकसी बढ़ा दी है। तो अभी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर क्या मानकर चल रही हैं? जो जिन आतंकवादियों ने अटैक किया, क्या वो सभी मारे जा चुके हैं या अभी भी किसी के छिपे होने की आशंका या कहीं और हाइड आउट होने की आशंकाएं हैं? सुबह 5 बजे की न्यूज है कि सभी 8 आतंकवादी जो थे सब के सब मारे जा चुके हैं, जिनमें 7 आत्मघाती थे और 8 के 8 मार गिराए हैं जी। और 160 लोगों की अब तक जो है मृत्यु हो चुकी है। और अभी किस तरह के कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? जैसे हमने अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ही देखा है कि बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, इसके अलावा इमरजेंसी तो देश में लगी ही है, लेकिन और क्या कुछ एहतियातन वहां पर किया जा रहा है इस हमले को देखते हुए? तो अब तक की ताज़ा जानकारी हमारे पास इतनी है और इसके बाद में जो लेटेस्ट होगी वो आपको हम बाद में बता देंगे। शुक्रिया अर्पिता आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त आपको बड़ी खबर हम लगातार दे रहे हैं। पेरिस में जो आतंकी हमला हुआ है, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, एक के बाद एक सिलसिलेवार 6 जगहों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया और ये तमाम जगह ऐसी थी जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। नेशनल स्टेडियम में हमला किया गया, इसके अलावा एक कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया गया, एक रेस्टोरेंट में हमले की खबर है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके बाद साथ ही सीधे सुरक्षा एजेंसियों को एहतियातन आदेश दिए गए कि बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए और साथ ही साथ जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हालांकि सभी आतंकियों को मार गिराया जा चुका है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी वहां पर इस वक्त घोषित है और लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि सर्च ऑपरेशन इस तरह से चलाया जाए कि किन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, उनके बारे में किसी तरह का कोई सुराग मिल सके। नेशनल स्टेडियम के बाहर 2 धमाके हुए और जिस दौरान ये धमाके हुए उस वक्त वहां पर मैच चल रहा था, खुद राष्ट्रपति वहां मौजूद थे। इसके अलावा बाटाक्लेन के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ। कॉन्सर्ट हॉल में ही बंधकों पर फायरिंग की गई जबरदस्त। सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन राष्ट्रपति को स्टेडियम से बाहर निकाला। हजारों लोग जो वहां मौजूद थे उनको इस नाजुक वक्त में बाहर निकाला जाए, ये भी अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। इसी साल जनवरी में शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे पेरिस में हुए सबसे बड़े हमले में माना जा रहा था और उसके बाद अब ये फ्रांस पर दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला। सवाल ये उठता है कि ऐसे जिस टाइमिंग में ये जो वक्त चुना गया, इसमें फ्रांस को क्यों चुना गया? खासतौर पर नवंबर में अंत में और खास दिसंबर के वक्त में वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट होने वाला है जिसमें करीब 190 देशों को हिस्सा लेना है। तो क्या इस हमले के जरिए ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश हो रही है? ISIS ने हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस पर भी अभी कई सवाल और बाकी हैं। वक्त जैसे जैसे गुजरेगा उसके बाद तस्वीरें और साफ होंगी। लेकिन न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं हमारे पास। उनके पास इस हमले को लेकर और जानकारी है। गौरव, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से यह हमला हुआ, उसके बारे में क्या तस्वीर अभी आपके पास है? चलिए उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ सुरक्षा एक्सपर्ट RSN सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जो हमला जिस तरह से जिस मॉडस ऑपरेंडी के साथ अंजाम दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ISIS ने यह हमला किया हो, इसके आसार आपको कम लगते हैं या उसमें शक शुबा है, लेकिन फिर भी पेरिस को चुना गया। शार्ली एब्दो के बाद ये दूसरा बड़ा हमला, यहाँ से क्या संदेश मिल रहा है? नहीं, संदेश ये मिल रहा है कि देखिए ये सुसाइड बॉम्बर्स का जो इस्तेमाल है, इट इज़ द फाइनल एक्ट ऑफ डेस्परेशन और आप गरज नहीं कर सकते हैं उनका भी। अगर देखिए हम हिंदुस्तान से एनालिसिस कर रहे हैं, हम वेस्टर्न एनालिसिस पे नहीं जा सकते हैं। हम भी पढ़ते लिखते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, तो उनका भी डेस्परेशन लेवल आप देख लीजिए। जैसे सीरिया, पूरे रीजन की बात कर लें, खास करके सीरिया का, कि जब आप इस लेवल पर एक फंक्शनल कंट्री जब डिस्टेबलाइज हो जाता है कि वहाँ औरतें बच्चे सभी बोट्स पे वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और वो उस समुद्री यात्रा में वो डूबते हैं और तो उनमें भी गुस्सा जो है वो आप समझ सकते हैं कि गुस्से का लेवल क्या होगा। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूं, बट एक ये भी पहलू ज़रूर है और ये यहाँ थमने वाला नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये चीज़ यहाँ पे थमने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जब वेस्ट एशिया को पूरा रीड करता हूँ तो बिल्कुल इसके कई ऐसे पहलू हैं जिन पर हम आगे भी बात करेंगे।